नमस्कार साथियों। भारत के इतिहास में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई जिनकी या तो कभी किसी ने दखल ही नहीं ली या फिर उनको नज़रअंदाज करके भुला दिया गया। 1857 के संग्राम से पहले भी अनेक ऐसे संग्राम हुए, लेकिन वे किसी एक धर्म या फिर किसी एक जाति जमाती के इर्द गिर्द ही शुरू रहे, जिसके चलते उनका स्वरूप महज एक चिंगारी बन के रह गया और अंग्रेज़ों ने भी इन संग्रामों को आसानी से दबा दिया। ऐसे ही एक संग्राम के द्वारा अंग्रेज़ी हुकूमत को सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 14 सालों तक पीड़ा देने वाला और भारतीय स्वातंत्र्य का सपना देखने वाला एक वीर योद्धा महाराष्ट्र की माटी में जन्मा हुआ था, जिनका नाम है नरवीर उमाजी नाईक खोमने। उमाजी नाईक एक ऐसे क्रांतिकारक थे जिनकी तारीफ खुद अंग्रेज अफसरों ने भी की थी। कैप्टन रॉबर्टसन नाम के एक अफसर सन 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखे हुए पत्र में कहते हैं कि उमाजी का रामोशी समाज अब अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर राजकीय बदलाव लाने हेतु प्रयत्नशील है। बाकी की जनता भी उसे साथ दे रही है। ऐसा ही चलता रहा तो उमाजी भी राजा बनकर छत्रपति शिवाजी राजे जैसा स्वराज्य की स्थापना करे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और एक अंग्रेज अफसर मैकेंटॉश भी कहते हैं कि उमाजी ने छत्रपति शिवराय को अपना आदर्श माना था। अगर उन्हें फांसी की सजा ना होती तो वे दूसरे शिवाजी भी बन सकते थे। अगर उमाजी नाईक इतने काबिल थे तो ऐसी क्या बात है कि आज भी रामोशी समाज के अलावा अन्य जाति धर्मों के लोगों को उनका इतिहास ठीक से पता ही नहीं। इसका कारण यह है कि उमाजी नाईक जैसे कई वीर योद्धा, क्रांतिकारक, समाज सुधारक, नायक एवं नायिकाएं भी केवल किसी पिछड़े जाति जमाती के होने के कारण उतनी शोहरत हासिल ना कर पाए जितनी उनकी काबिलियत थी या फिर उनका हक बनता था। हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही ऐसे लोक नायकों का इतिहास उजागर करके लोगों के सामने लाना है, ताकि इन महान हस्तियों का इतिहास सारा समाज जान सके और उनका आभारी हो सके कि उन्होंने अपने जान पर खेलकर भारत माँ की सेवा की। अगर आप भी हमारे इस कार्य की सराहना करना चाहते हैं तो इसके लिए कृपया हमारे इस चैनल को उलगुलान जारी है को सब्सक्राइब जरूर करें। उमाजी नाईक, इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुरंदर किले पर 7 सितंबर 1791 में हुआ था। उनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम दादोजी खोमने था। रामोशी पेरड़ समाज के दादोजी खोमने उस वक्त पुरंदर किले के वतनदार थे। पुरंदर और वज्रगढ़ किलों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, इसलिए उन्हें नाईक कहा जाता था। उमाजी राजे बचपन से ही दिमाग से तेज और शरीर से तंदुरुस्त थे। बढ़ती उम्र के साथ साथ उन्होंने अपने पिताजी से युद्ध कौशल सीखना शुरू किया। दांडपट्टा, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, गलोर और धनुष चलाने में महारत हासिल की। उसी वक्त अंग्रेजों ने व्यापार के आड़ में सत्ता हासिल करने की तरफ तेजी से कदम उठाने शुरू किए थे। धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता मराठी मुल्क में भी बढ़ती चली गई। सन 1803 में अंग्रेजों की ओर से पुणे जिले का राज अब दूसरे बाजीराव पेशवा चलाने लगे। दूसरे बाजीराव ने सत्ता हासिल करके तुरंत बाद ही किलों के वतनदारों को, जो कि ज़्यादातर रामोशी समाज से थे, उन्हें अपने पद से बर्खास्त कर उनकी जगह अपने परिवारजनों के वतनदार बनाया। इस घटना से रामोशी समाज में काफ़ी असंतोष बढ़ गया। इस अन्याय और सामान्य जनता पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार से उमाजी नाईक बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर स्वराज्य की पुकार लगाई। वे हमेशा कहते थे कि मैं अपने देश पर गैरों का राज करने नहीं दूंगा। स्वातंत्र्य की इस लड़ाई में उन्होंने विठाजी नाईक, कृष्णा नाईक, खुशाबा रामोशी, बाळू सोळसकर इनके साथ अपने कुल दैवत खंडेराय का आशीर्वाद लेकर पहला कदम उठाया। उमाजी नाईक ने अपने साथीदारों समेत आसपास के दुष्ट अंग्रेज अधिकारी, साहूकारों, बड़े जमींदारों को लोगों की संपत्ति लूटकर गरीबों को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। औरतों पर किए गए जुल्मी अत्याचारों का बदला लेना शुरू किया, जिससे थोड़े ही काल में अंग्रेज और साहूकार उमाजी और उनके साथीदारों से डरने लगे। सन 1818 में
पहली बार उमाजी नाइक को पकड़कर जेल भेजा गया। उन्हें 1 साल की जेल हुई। उस 1 साल के वक्त को उन्होंने जेल में ही लिखना और पढ़ना शुरू कर साक्षर बनने हेतु इस्तेमाल किया। उनके इस आचरण से कैप्टन मैकिन्टॉश भी स्तिमित हो गए। लेकिन जेल से बाहर आते ही उमाजी ने अपना संग्राम जारी रखा। अब तो लोगों को भी लगने लगा था कि उमाजी स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आम जनता का भी समर्थन और सहकार्य मिलने लगा, जिससे अब अंग्रेजों की तकलीफें और भी बढ़ गई। इसी बीच अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मैकिन्टॉश ने सासवड़ पुरंदर के मामलेदार को उमाजी को जल्द पकड़वाने का फरमान दिया। मामलेदार भी अंग्रेज सिपाही लेकर पुरंदर के नज़दीक एक गांव में पहुंचा। वहां पर अंग्रेज सिपाही और उमाजी राजे का सैन्य, इन दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों का पराजय का सामना करना पड़ा। उमाजी राजे के सिपाही टोलियां बनाकर पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे। माना जाता है कि उनकी एक टोली में तकरीबन 5000 सिपाही हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि उमाजी राजे की ताकत कितनी बढ़ गई थी। अब अगर बात अंग्रेजी हुकूमत को मात देने की है तो जितने ज़्यादा सिपाही हो उतने ही अच्छे, पर इतने बड़े पैमाने पर सैन्य की ज़रूरतें पूरी करने के लिए खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा। इस बढ़ते खर्चे को देखते हुए उमाजी नाइक ने 24 फरवरी 1824 को भाबुर्डी के नज़दीक अंग्रेज़ों को खजाना लूटा। उस खजाने का बड़ा हिस्सा उन्होंने मंदिरों की देखभाल के लिए जनता में बांटा। इस तरह अत्याचारी धनवानों को लूटने वाले उमाजी नाइक गरीब अन्यायग्रस्त जनता के लिए मसीहा बन गए। 22 जुलाई 1826 को कड़े पठार, जेजुरी, महाराष्ट्र, यहाँ पर उमाजी नाइक इनका राज्याभिषेक किया गया। अब वे राजे बन गए। अपनी ज़्यादातर दौलत वे गौर गरीब भिक्षुक लोगों को दान करते थे। उन्होंने अपने राज्य में कई विभाग बनाए। हर एक विभाग के लिए स्वतंत्र रूप से सिपाहियों की टुकड़ी बनाई। हर टुकड़ी का अपना एक सैन्य प्रमुख भी था। हर विभाग की सभी जानकारी राजा को देने के लिए स्वतंत्र रूप से गुप्तचर विभाग की भी रचना की गई थी। सैन्य और गुप्तचर विभाग में हर जाति धर्म के लोगों को रखा गया था। उमाजी राजे भी श्री छत्रपति शिवराय महाराज की तरह अपना स्वराज्य धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते थे। 28 अक्टूबर 1826 को अंग्रेजों ने उमाजी राजे के खिलाफ पहली नीति घोषणा की, जिसमें उन्होंने उमाजी राजे और उनके साथीदारों को पकड़वाने में मदद करने वालों को बड़ी रकम का इनाम जाहिर किया और उमाजी राजे को मदद करने वालों को सज़ा देने की घोषणा की। लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने अंग्रेज़ों को उमाजी राजे का पता नहीं बताया। यह बात उमाजी राजे की लोकप्रियता को अधोरेखित करती है। इसके बाद 8 अगस्त 1827 को अंग्रेज सरकार ने दूसरी घोषणा जारी की, जिसमें इनाम की रकम बढ़ा दी गई और जो साथीदार सरकार की शरण में आए उन्हें माफ़ी दी जाएगी, ऐसा जिक्र मिलता है। लेकिन फिर भी उमाजी राजे को पकड़ने में अंग्रेज सरकार नाकामयाब रही, क्योंकि अब आम लोग उमाजी राजे को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर उन्हें स्वतंत्र बनाने वाला फरिश्ता समझने लगे थे। 20 दिसंबर 1827 को एक बार फिर से उमाजी राजे और अंग्रेज सिपाहियों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक बार फिर से अंग्रेज सरकार मुंह के बल गिरा। इस युद्ध के दौरान उमाजी राजे ने 5 अंग्रेज सिपाहियों के सिर धड़ से अलग कर मामलेदार को भेज दिए, ताकि अंग्रेजों के मन में उमाजी राजे के लिए दहशत और बढ़े। उन्होंने अंग्रेज सरकार को इशारा दिया कि यह विद्रोह की आग अब सातपुड़ा से लेकर सह्याद्री तक भड़केगी और अंग्रेजों के नाक में दम करवाएगी। और इस चुनौती के मुताबिक उन्होंने विद्रोह के शोले भड़का दिए। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपनी तीसरी घोषणा के द्वारा इनाम की राशि 2 गुनी कर दी, लेकिन इससे भी बात न बन सकी। 24 दिसंबर 1830 को उमाजी राजे ने अपना पीछा करने वाले अंग्रेज अफसर बॉयड और उसके सिपाहियों को मांड्रा देवी घाटी पर बंदूकें और गलोर से जख्मी किया। 26 जनवरी 1831 को अंग्रेज़ों ने अपनी चौथी घोषणा की, जिसमें इनाम की राशि 5000 रुपये और 200 बीघा यानी 100 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया। लेकिन फिर भी उमाजी राजे अंग्रेज़ों की पकड़ से दूर ही रहे।
16 फरवरी 1831 को उमाजी राजे ने खुद एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके तहत उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि जो लोग अंग्रेज सरकार की नौकरी कर रहे हो वे अपनी नौकरियां छोड़ दें। सभी राजे, सरदार, जमींदार, वतनदार और आम जनता एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पुकारे। अंग्रेजों के खजानों को लूटो, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स ना भरो। जो भी ऐसा करेगा उसे नए सरकार से जहागिरी, जमीन या पैसों की राशि के तौर पर इनाम दिए जाएंगे। जिनकी पुख्तैनी तनख्वाह या जमींदारी अंग्रेज सरकार ने छीनी थी, उनको वे वापस दिलाई जाएगी। अंग्रेज सरकार अब जल्द ही सत्ता से दूर जाएगी और नई न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना की जाएगी। ऐसे में अंग्रेजों को जो मदद करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस घोषणा द्वारा उन्होंने एक तरह से स्वराज्य का सपना देखा था। स्वातंत्र्य संग्राम के पूरे इतिहास में किसी भी क्रांतिकारी का यह एकमात्र ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें सारे देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ अपने उच्च नीच भेदों को भूलकर एकजुट होकर एक साथ विद्रोह करने का आह्वान किया गया है। यह घोषणा पत्र इतिहास का सुवर्ण पन्ना है। इस घोषणा के बाद अंग्रेज सरकार बौखला गई। अब उन्होंने उमाजी राजे को पकड़ने के लिए अलग रवैया अपनाया। आम जनता की जगह अंग्रेजों ने साहूकारों और जमींदारों को बड़े इनामों की लालच दिखाई। इनाम के तौर पर 10,000 रुपये और 400 बीघा जमीन यानी 200 एकड़ जमीन देने का वादा किया। इस बड़े इनाम के लालच में त्र्यंबक चंद्रस कुलकर्णी नाम का एक आदमी पलट गया और उसने उमाजी राजे का ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया। 15 दिसंबर 1831 को महाराष्ट्र के भोर के नज़दीक उत्तरोली गांव में रात के समय खतरे से अनजान उमाजी राजे को अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार किया। उन्हें पुणे लाकर वहां की जेल में 35 दिन तक रखा गया। इन दिनों में उमाजी राजे को पकड़ने वाला अंग्रेज अफसर कैप्टन मैकेन्टॉश हर दिन उमाजी राजे की जानकारी लेता था और फिर उसे लिखकर जतन किया करता था। इसके बाद उमाजी राजे पर देशद्रोह की केस बन गई। न्यायाधीश जेम्स टेलर ने उमाजी राजे को दोषी ठहराकर फांसी की शिक्षा सुनाई। 3 फरवरी 1832 को पुणे के खड़कमाल आली यहाँ पे जेल में 43 साल की उम्र में नरवीर उमाजी राजे को फांसी दी गई। देश के स्वातंत्र्य संग्राम में लड़ने वालों में फांसी की सजा भुगतने वाले वे पहले क्रांतिकारक बने। उमाजी राजे के फांसी के बाद भी अंग्रेजों ने उनके शव की अवहेलना की। उन्होंने अगले 3 दिनों तक जेल के बाहर एक पीपल के पेड़ पर उनका शव टांग दिया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में दहशत और भी बढ़े। उमाजी राजे के साथ साथ उनके साथीदार खुशाबा नाइक और बाळू सोळसकर इनको भी फांसी की शिक्षा मिली। इस वीर योद्धा उमाजी राजे की मृत्यु के पश्चात 13 सालों बाद 1845 में क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके इनका जन्म हुआ। उन्होंने उमाजी राजे का धोरण अपनाकर रामोशी समाज के 300 लोगों के साथ विद्रोह की पुकार लगाई और एक बार फिर से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़क उठी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपको इससे प्रेरणा मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। जय उमाजी, जय संविधान।